इस चैप्टर के अंदर हम जितना ज्यादा टाइम देते हैं उतना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है इतना सिंपल है। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो हम इसको एक वीडियो में समराइज करेंगे। मैं तुमसे बस इतना मांग रहा हूं कि जो मैंने तुम्हारे टॉपिक्स दिमाग में बिठाए थे बस एक बार उसको दोबारा जाके रिवाइज कर लो, और अगर रिवाइज्ड है तो भैया कंटिन्यू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो मैंने आपको सिखाया था कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है, अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, मार्केट में जो डिमांड होती है वो ये बताती है कि कंज्यूमर डिमांड बेसिस पे क्या करता है, या तो कंजम्पशन कर देता है डिमांड बेसिस पे, या तो बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और एग्रीगेट सप्लाई बताती है कि इनकम क्या करती है। मतलब अगर मैं चाहूं तो ब्रैकेट में एग्रीगेट सप्लाई को वाई भी लिख सकता हूं, मैंने लास्ट चैप्टर में तुम्हें करवा ही दिया है। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब वाई, यानी इनकम जो होती है या तो कंज्यूम कर ली जाती है या तो सेव कर ली जाती है। ये फंडे तुम्हें याद होने चाहिए। नाउ यहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो तुम बोलोगे यार बाबा जी ये कंफ्यूजन थोड़ा सा होने लगा जो आप बताना चाह रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है यार। देखो, अगर मैं अपनी इनकम की बात करूंगा, या तुमसे अगर कोई पूछेगा कि यार तुम अपनी इनकम के साथ क्या कर लेते हो, तो तुम बोलोगे यार खर्चा पानी हो जाता है और थोड़ा बहुत बचा लेता हूं। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब तुम्हारी इनकम। तो तुम इनकम को जब भी बोलोगे तो कैसे बोलोगे, हाँ भैया इतना कंजम्पशन में खर्चा हो जाता है इनकम और बाकी का सेव हो जाता है, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से बात करूंगा, मैं पूछूंगा यार तुम खर्च कैसे करते हो ये बताओ, तो तुम कैसे खर्चा बताओगे? पहला कि ये तो खर्चा हो गया कंजम्पशन में, ये तो ऐसा पैसा आके चला जाता है कि पता ही नहीं चलता, और बाकी जो बचता है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। यू आर शोइंग योर डिमांड कि तुम क्या डिमांड कर रहे हो। एक तो कंजम्पशन वाली डिमांड हो गई और बाकी बचा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा हूं कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पे हम सी से सी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट एंड्स पे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो एस इक्वल्स टू आई बचा। अब मुझे पता है क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर यही दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली अप्रोच जो मुझे तुम्हें सिखानी है वो है एडी इक्वल्स टू एएस की, और दूसरी मुझे सिखानी है सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट की। एक परफेक्ट इकोनॉमी ये बोलती है कि जब आउटपुट जनरेट होता है इकोनॉमी के अंदर तो आउटपुट से जनरेट होती है इनकम। लिंक समझ लेना जो मैं बताने वाला हूं। एक इकोनॉमी का बेस होता है आउटपुट, आउटपुट से जनरेट होती है इनकम, और इनकम से जनरेट होती है डिमांड, यानी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है भाई, तो जितनी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर यानी उतनी ही डिमांड होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यानी इनकम हो गई एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड हो गई एग्रीगेट डिमांड। यानी हमेशा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी। जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा उतना ही डिमांड किया जाएगा, और जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतनी तो इनकम जनरेट होगी, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस करने में करने पड़ते हैं खर्चे, और किसी का खर्चा किसी की इनकम। अब अगर तुमने इतना भी समझ लिया है, इतना भी समझ लिया है, तो आगे मुझे कुछ खास समझाना ही नहीं है। एक इकोनॉमी ये भी बोलती है साथ साथ में कि कंजम्पशन हटा दो। परफेक्ट अगर परसेप्शन वही चल रहा है कि मैं एक ही चीज को दो तरीके से पूछ रहा हूं, कमाते हो तो उसका करते क्या हो, कुछ कंज्यूम कर लेता हूं तो बाकी बचा लेता हूं। अच्छा, बचाए हुए पैसे का क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देता हूं। एक परफेक्ट इकोनॉमी बस इतनी सी बात कहती है कि वॉट एवर यू आर सेविंग विल बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। आप छुपा के पैसा नहीं रखोगे, क्योंकि परफेक्ट इकोनॉमी यानी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी की मैं जब भी बात करता हूं, आप पैसा कभी भी घर पे नहीं रखते हो, आप बैंक में सेव करके रखते हो। और अगर बैंक में आपकी सेविंग है तो फॉर श्योर गॉडडैम श्योर वो इन्वेस्ट हो रहा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में पहला चालू करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो केनेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग या कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल फिर से बोल देता हूं, पता नहीं क्यों तो तलाने लगता हूं, कभी कभार हो जाता है। तो केनेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन तब किया जाता है जब एग्रीगेट डिमांड यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। अब मुझे इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं बस ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। शेड्यूल तो तुम्हें खुद को ही याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं लॉजिक बता दूंगा जिससे तुम आसानी से याद रख सकते हो। तो ये जो है ये इनकम साइड है हमारा, ये एग्रीगेट डिमांड का साइड है, और ये जो पॉइंट है ये बता रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
नाउ दो कंडीशन है, दो सिनेरियो है। पहली चीज तो एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती, ऑल्दो इनकम हो सकती है। ऑब्वियसली आउटपुट नहीं होगा तो इनकम जीरो हो सकती है, लेकिन डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लास्ट ही चैप्टर में मैं सिखाते हुए आ रहा हूं, देयर विल ऑलवेज बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़े बहुत रहते ही है, तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा कुछ फिगर पे तो रहेगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है, ध्यान दीजिएगा कृपया करके, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है। थोड़ा लॉजिकली सोचना चालू करते हैं। हर एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वो अपना एक इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करती हैं जो बढ़िया वेयरहाउस में स्टोर करके रखती हैं, और वो प्लस माइनस कंडीशंस के लिए होता है। कभी मार्केट फेवरेबल होता है तो कभी अनफेवरेबल होता है। तो मान लो वो सिनेरियो आ जाए जब आपका एग्रीगेट सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है, जब तक आपका आउटपुट मतलब जब आपका आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है, जब आपकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, आप मार्केट में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हो, आपका आउटपुट भी उतना ज्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आप इनकम या आउटपुट को एकदम से तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपके एसेट्स एकदम से नहीं बढ़ते, आपका लेबर एकदम से नहीं बढ़ता है, इट टेक्स टाइम। तभी ये 45 डिग्री एंगल पे है जो ये बताता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट अ जोक। सप्लाई मतलब इनकम, और इनकम धीरे धीरे ही बढ़ती है। एक इकोनॉमी का आउटपुट धीरे धीरे ही बढ़ता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बढ़ता है। तो क्या हो उस सिनेरियो में जब आपका आउटपुट कम है और आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है? इस सिनेरियो में माहौल और मौसम आते जाते रहते हैं, तो कंपनीज ने पहले से ही इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके रखा होगा। अब जब डिमांड ज्यादा है और आपका आउटपुट कंपैरेटिवली कम है, तो जो आपकी प्लान्ड इन्वेंटरी होगी वो कंपैरेटिवली फॉल होना चालू हो जाएगी टू मीट आउट द एग्रीगेट डिमांड। योर प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल। सो अगर अंग्रेजी में बोला जाए, when planned spending, obviously जो खर्चा है, when planned spending is more than the planned output, then the inventory level would fall, because obviously आप कहां से वो डेफिसिट को लेके आओगे? जो इन्वेंट्री आपने मेंटेन कर रखी होगी वहां से लेके आओगे। तो आप पूछोगे मुझसे कि बाबा जी ये तो बताइए कि ये जो आउटपुट है या गुड्स हैं ये कौन खरीद रहा है? तो खरीदने वाले हैं दो लोग। पहले हो गए आपके नॉर्मल कंज्यूमर्स और दूसरे हो गए फर्म्स। तो ये जो फर्म और कंज्यूमर्स है ये ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। देयर प्लान्ड स्पेंडिंग इज मोर देन द प्लान्ड आउटपुट। तो जब ये ज्यादा डिमांड करेंगे तो ओवरकम करने के लिए आपको अपनी इन्वेंट्री यूज करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी प्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो फॉल हो जाएगी। बट ऑब्वियसली आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको इन्वेंट्री से निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री उस दिन के लिए ही मेंटेन करी जाती है बेटा। तो कोई पूछ ले तुमसे, कोई पूछ ले फॉर सेक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स बाबा जी ने अंग्रेजी पूरी नहीं सिखाई। आप बहुत हंसते हुए बोलेंगे प्लान इन्वेंटरी प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल। कोई आपसे पूछेगा कहां, तो आप बोलेंगे बिलो द डिजायर्ड लेवल। जो डिजायर्ड लेवल था उससे नीचे गिर गई हमारी प्लान्ड इन्वेंटरी। पूरा अंग्रेजी में बोलेंगे, फिर से बोल देता हूं, प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। अब यही बात खत्म हो जाए तो अच्छा है ना, लेकिन नहीं, आपसे इससे आगे पूछा भी जाएगा तो यार के प्लान्ड इन्वेंटरी को फिर क्या करा जाए, डिजायर्ड लेवल तक दोबारा कैसे लेके आया जाए? तो आप इसमें भी आंसर बहुत अच्छा दे सकते हैं अगर आप मेरी बात माने तो। अगर आपको प्लान्ड इन्वेंटरी को दोबारा डिजायर्ड लेवल तक पहुंचाना है, क्योंकि भैया फॉलिंग बिलो द डिजायर्ड लेवल हो गया है ना, बिकॉज यू हैव टू मीट द डिमांड, प्लान्ड स्पेंडिंग को मीट आउट करना था तो आपने इन्वेंटरी यूज कर ली। अब उसको मीट आउट कैसे करो? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द आउटपुट, यू हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल। लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट बढ़े, और जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की तरफ बढ़ने लगेंगे। जरा ध्यान से देखिए, आप यहां बढ़ने लगेंगे। जैसे ही आप इक्विलिब्रियम लेवल, फॉर एग्जांपल मैं इसको y बना लेता हूं, जैसे ही आप OY पे पहुंचेंगे यानी AD इक्वल्स टू AS पे पहुंचेंगे, आपका जो प्लान्ड इन्वेंटरी डिजायर्ड लेवल तक, उसके नीचे तक फॉल हो गया था, बिलो द डिजायर्ड लेवल, वो वापस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अगेन आपने एम्प्लॉय और लोगों को किया, आपने आउटपुट को भी इंक्रीज किया। तो बता दीजिएगा भैया कि बाबा जी ने बताया था अगर यहां से खिसक के यहां आ जाते हैं तो यहां पे ये हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ऐसे में प्लान्ड स्पेंडिंग इज मोर देन द प्लान्ड आउटपुट। इसके कारण जो प्लान्ड इन्वेंटरी है फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल है। अब अगर दोबारा उठना है तो वी हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, एट द सेम टाइम वी हैव टू इंक्रीज द आउटपुट, सो दैट हम वापस से वो डिजायर लेवल अचीव कर ले, जो कि है एग्जैक्टली OY पे। नाउ आगे भी बात है, एक और ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां AD लेस देन AS हो जाए, जो मुझे यहां पे दिख रहा है। एग्रीगेट सप्लाई मेरी ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड मेरी कंपैरेटिवली कम है, तो प्लान्ड इन स्पेंडिंग, ये जो प्लान्ड स्पेंडिंग होती है, जो खर्चा होता है, इज लेस देन द प्लान्ड आउटपुट। अब ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो फर्म्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर विलिंग टू बाय
लेस एंड लेस देन व्हाट इज एक्चुअली डिजायर्ड फ्रॉम देम, जो उनसे मांगा गया है, जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है, वो कंपैरेटिवली उससे कम स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं. सो दोबारा अंग्रेजी में बोल देता हूं, दे आर विलिंग टू बाय लेस गुड्स देन द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस. Firm are willing to produce more goods, but ultimately the consumers and the firms are demanding comparatively lesser goods or they're spending lesser on the goods. तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जो आपकी प्लान्ड इन्वेंटरी है वो बढ़ना चालू हो जाएगी, आपके पास इन्वेंटरी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी. द प्लान्ड इन्वेंटरी वुड राइज बिलो द डिजायर अबव द डिजायर्ड लेवल. डिजायर्ड लेवल से ऊपर चली जाएगी, जो आप मेंटेन करते हो उससे ज्यादा आपकी इन्वेंटरी मेंटेन हो जाएगी. ऐसे में आपको आउटपुट को भी कट ऑफ करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट को भी कट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक्सेस में इन्वेंट्री मेंटेन हो गई है. तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के तहत यह बोला जाता है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यह डिटरमाइन की जाती है उस पॉइंट पे जहां आपकी प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. अगेन अंग्रेजी में भी मैं बोल देता हूं, दिक्कत ना हो. Equilibrium level of income is determined at a point where your planned savings are equal to the planned investments. इतना सेक्सी भी बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. जो समझ में आता वो याद रखो. आगे बढ़ते हैं. होगा क्या, जब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाएंगे यहां पे, तो सेविंग्स यहां से चालू हो रही है और इन्वेस्टमेंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है. तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये कहला रहा है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट का पॉइंट. अब सेम जो पॉइंट है वो एडी इक्वल्स टू एएस होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एडी इक्वल्स टू एएस होता है तब वो सिनेरियो बताता है कि एस इक्वल्स टू आई बी होना चाहिए. तो यहां पे हमने वही किया, जहां पे एडी और एएस इक्वल हो रहे थे वहीं पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे हमने ये बता दिया जहां पे एडी इक्वल्स टू एएस होगा वहीं पे सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी होगा. नाउ अगेन पूरा खेल जो है ना, जैसे मैं अभी तुम्हें सिखाने वाला हूं कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट. अगेन पूरा किस्सा जो है वो प्लान्ड इन्वेंटरी का ही है, या जो इन्वेंटरीज आप मेंटेन करते हो उसी के बारे में है. शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1 से. व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, समझो इस किस्से को वो बोलना क्या चाहते हैं. इकोनॉमी का एक वो सिनेरियो है जहां पे हम जो है ना हाउस होल्ड, क्या सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं. इतने तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे जितने हम सेव कर रहे हैं. हम सेव करे जा रहे हैं, बड़ा बड़ा सेव करे जा रहे हैं, हमारा काम ही हो गया सेव करना. हम कंपैरेटिवली कंजम्पशन उतना नहीं कर रहे हैं जितना इकोनॉमी हमसे डिजायर कर रही है. अब इकोनॉमी जो मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं वो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं फर्म्स की. फर्म्स जो एक्सपेक्ट कर रही हैं हम उसके हिसाब से कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, रेदर देन वी आर प्रेफरिंग टू सेव मोर. इस सिनेरियो के अंदर जो हमारी प्लान्ड इन्वेंटरी है वो बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि अगेन अगर हम कंजम्पशन ही नहीं कर रहे हैं तो इन्वेंट्री तो बढ़ेगी ही, क्योंकि फर्म्स अगर बेचेंगे नहीं आउटपुट तो वो बेचारा बचा रहेगा और इन्वेंट्री बढ़ने लगेगी. और अगर फर्म्स को उसके बाद निपटना है कि ये जो प्लान्ड इन्वेंट्री इतनी बढ़ गई है इसको कैसे बेचारे को यूज किया जाए या खत्म किया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, सो दैट हम उस वक्त के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें जब प्लान्ड सेविंग्स, मतलब जो भी हमारी प्लान्ड सेविंग्स है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए, मतलब इस पॉइंट पे आ जाए, सो दैट हम यहां पे ज्यादा सेविंग्स नहीं करें. कंपैरेटिवली हमने सेविंग्स को कम करना चालू किया और हाउस होल्ड्स ने, और उस लेवल तक आ गए जहां तक हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो यहां पे क्या होगा, डिमांड, ऑब्वियसली आप सेव कम करोगे तो आप कंज्यूम ज्यादा करोगे ना यार, तो कंजम्पशन ज्यादा जब आप करने लगोगे तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और आपका इन्वेंट्री जो है वो यूज अप होने लगेगा. सो भैया पहले प्लान्ड इन्वेंट्री जो थी इट वॉज राइजिंग अबव द डिजायर्ड लेवल because the consumers were not consuming as the firms were expecting them to. अब अगर बात की जाए when savings are less than the investment, now what is the scenario actually? Households are saving less, which means if they are saving less, they are consuming more. उनका कंजम्पशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है. That means the households are consuming more than the firms actually desire them to. वो जितना चाहते हैं, फर्म्स जितना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करें, वो उससे ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज दे आर सेविंग लेस देन व्हाट इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द मार्केट. सो इसके कारण क्या होगा, द प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल. जो डिजायर्ड लेवल था उससे भी नीचे चली जाएगी आपकी प्लान्ड इन्वेंटरी, क्योंकि आपका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा और कंजम्पशन भयंकर हो रहा है, सेव कोई कर नहीं रहा है, सेविंग लेस देन में है. तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अगेन फर्म्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट जो कंजम्पशन है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करा जा सके, या जो इन्वेंटरी जो कम होती जा रही है उसको मेंटेन करा जा सके,
कब तक करना पड़ेगा ये? जब अगेन हम यहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि इस सिनेरियो में सेविंग कम है। और अगर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट पहुंचना है तो सेविंग्स को धीरे धीरे बढ़ना जरूरी है। एंड जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ना चालू होंगी, मतलब लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, और कंजम्पशन कम हो रहा है, सेव ज़्यादा हो रहा है, तो अगेन आउटपुट के थ्रू जो इन्वेंट्री मेंटेन होती है उसका भी लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगेन हम लोग जो है वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच नहीं होगी, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होंगे, तब तक प्रोडक्शन आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, सो दैट यू हैव टू मेंटेन द प्लान्ड इन्वेंट्री एट द डिजायर्ड लेवल। देखो भैया, मैं तुम्हें सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल समझाना चाहता हूं। और इक्विलिब्रियम लेवल बेसिकली ये होता है कि ये आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये आपका एग्रीगेट डिमांड। नाउ ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। मैं यहां पे इसको डिनोट कर सकता हूं इनकम, या फिर एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपका आउटपुट। पूरा लिख देना, मैंने एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये आपका जीरो हो गया। यहां पे आप एडी ले लो तो आपका एग्रीगेट डिमांड यहां पे हो गया जो शो हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है। ऑब्वियसली ये आपका वाई हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको दो सिनेरियो बताने हैं। एक तो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट का और एक हो गया ओवर एम्प्लॉयमेंट का। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, कंपैरेटिवली जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये मैं इसको यहां पे डिनोट कर देता हूं एग्रीगेट डिमांड 1। नाउ एक तो आपका आउटपुट लेवल ये है, या इनकम एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट लेवल जो भी आप इसको बोलना चाहो, ये यहां पे है, तो मैं इसको क्यू बोल देता हूं। और दूसरा अगर मैं देखूं जहां से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को क्रॉस कर रहा है, वो ये है, यानी ये Q1 हो गया। तो ये सिनेरियो क्या हुआ, एक बार अंग्रेजी में सुन लो। इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। क्यों रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है? क्योंकि अगर मैं हाइपोथेटिकली देखूं तो ये वाली लाइन एग्रीगेट डिमांड की है, लेकिन मैं जस्ट उसके नीचे एक एग्रीगेट डिमांड की लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट यहां पे होनी चाहिए, इधर पे होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है कहां पे, पीछे है, यानी कम है। इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट जो भी आप कहना चाहो, कंपैरेटिवली जो पोटेंशियल है इकोनॉमी का उससे कम है। तो इसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जस्ट ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। आप यहां पे लाइन ड्रॉ ना करके मैं इसको हटा देता हूं और मैं आपको ओवर एम्प्लॉयमेंट इसी के अंदर बेसिकली बता देता हूं कि क्या होगा। यहां पे आपको एडी के जस्ट ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन, और ये हो जाएगा AD1। नाउ दैट इज नॉट अचीवेबल बिकॉज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है। आप फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, यहां पे क्या बोला गया कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई यहां पे हो रहा है। मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि उसके बियॉन्ड इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट नहीं हो सकता, बट इट इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऊपर मतलब इक्वल है, और ये पॉसिबल नहीं है। कारण क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉय करके रखा है। तो अगर उसके बियॉन्ड जाते हो आप, तो वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा या ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि हाइपोथेटिकली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो चलो यार, मैं तुम्हें एक इक्वेशन सिखा देता हूं। यहां पे मैंने तुम्हें सिखा रखा है पहले से ही पिछले वीडियोस में, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I होता है। अब मैं तुम्हें कंजम्पशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक ऐसा होता है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और एक वो कंजम्पशन होता है जो इनकम के साथ चेंज होता है। मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा, यहां से ध्यान देना, तुम प्लीज चालू कर देना कि मैं कंजम्पशन को इलैबोरेट कर रहा हूं। तो C बार प्लस BY तो ये हो गया, और प्लस I हो गया। नाउ जितने लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट चेंज विद द चेंजिंग लेवल ऑफ इनकम। तो जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं उसको मैं A बार मान सकता हूं। कैसे? C बार प्लस I बार का जो कॉम्बिनेशन है, मैं उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऑटोनॉमस आइटम्स करके A बार भी मान सकता हूं। तो फाइनली जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी A बार, बिकॉज इन दोनों का इक्वेशन में मैंने ऑटोनॉमस आइटम्स ले लिया, और प्लस हो जाएगा BY। तो मैं ये इक्वेशन भी डिराइव कर सकता हूं इस पर्टिकुलर ADC+I के थ्रू। नाउ अब तुम अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले तो मैं बता देता हूं कि K से डिनोट होता है, और इसका मतलब कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जैसे जैसे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स चेंज होंगे वैसे वैसे तुम्हारी इनकम भी चेंज होगी। जितना तुम इन्वेस्टमेंट्स में चेंज लेके आओगे उतना ही तुम्हारी इनकम चेंज होगी। अगर इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली इनकम सोर्सेज कम होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे तो इनकम भी ज्यादा होगी। नाउ कुछ इक्वेशंस है जो मैं तुम्हें करवा देता हूं, सो दैट तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएं, फिर हम आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पता होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, और एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम होती है। अब अगर मैं लिखूं एग्रीगेट डिमांड को फुल फॉर्म में, मतलब इक्वेशन बेसिस पे लिखूं, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं एग्रीगेट सप्लाई की जगह Y। मतलब यहां पे मुझे एक इक्वेशन मिल गई, अगर मैं इसको सीधे सीधे लिखूं Y इक्वल्स टू C+I, बराबर बात है।
मुझे कुछ नहीं करना, अब इनके अंदर चेंजेस दिखाने हैं। चेंजेस मतलब क्या, यहां पे भी तो मैंने चेंजेस ही दिखाए। मल्टीप्लायर में मैंने बोला इनकम में चेंज आएगा अगर इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आएंगे। विथ रेफरेंस टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स इनकम में भी चेंज आता है। आप जितना बिजनेस में होता यही है कि बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिजनेस आपको इनकम जनरेट करके देता है। इतना सिंपल लॉजिक है ये। तो यहां पे भी इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने इस इक्वेशन के थ्रू इसको यहां पे निकाल के लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि जैसे जैसे इनकम में चेंज आएगा वैसे वैसे कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज आएगा और जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसमें भी चेंज आएगा। अब मान लेते हैं अपन इन सबको डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें, तो यहां पे हमने भैया तीनों चीजों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। डेल्टा वाई और डेल्टा वाई क्रॉस होके 1 हो गए, लेकिन बाबा जी ने पहले ही सिखाया है कि 1 से कभी मत डरना, क्योंकि 1 जनरली बेसिकली इनकम को बताता है, तो 1 से डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में तुम लोगों को बताया था। तो भैया 1 आ गया आपका। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कंजम्पशन में चेंज क्योंकि आपकी इनकम में चेंज आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो याद करें, मैंने आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही बताया था, यही होता है। लेकिन मैंने आपको कभी इसका फॉर्मूला नहीं सिखाया कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्यों होता है और क्या होता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको जरूर इसका उल्टा या औंधा सिखाया है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू के होता है। लेकिन ये तो यहां उल्टा दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं +1 बाई के, इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब जब मैं इसको टोटल में सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब अगेन, जिनको मेरी लास्ट वीडियो याद है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैं यहां पे लिख देता हूं, और वो था मैं डायरेक्टली लिख देता हूं तुम लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। और वो मैंने तुम्हें बताया था कि MPS अगर तुम्हें निकालना है तो वो था 1 माइनस MPC करके, और यहां पे 1 माइनस MPC लिखा हुआ है नीचे। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां पे बाय द एंड ऑफ द डे लिख देना है k इक्वल्स टू 1/MPS भी हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस MPC जो है वो बाबा जी सिखा चुके हैं कि MPS होता है। अब तुम्हारी अपनी अपनी बुक्स में अलग अलग फंडे दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, तो मैं उसमें उतना इन डेप्थ नहीं जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिंपल सोबर चीजें सिखाऊंगा कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होती है। मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट सिखाऊंगा, टेबल तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 1 तुम्हारी एडिशनल इनकम है, उसमें से 0.90 तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और 0.10 तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। अब ये थोड़ा ना समझ में आ रहा होगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझ में आएगा। अगर 10,000 रुपए मैं एडिशनल कमाता हूं, 1 मतलब मेरी एडिशनल इनकम, क्योंकि मैं हर चीज मार्जिनल लेके चल रहा हूं, तो इनकम को भी एडिशनल ही लेके चलूंगा, मार्जिनल ही लेके चलूंगा कि मैं एडिशनल इनकम कितनी अर्न कर रहा हूं। तो मान लेते 10,000 है, फिर भाई उसमें से मेरा कंजम्पशन 90% का है, 0.90 मतलब 90% ले लेते हैं, तो मेरा कंजम्पशन में 9,000 रुपए निकल जाता है। तो मेरी सेविंग जो होती है बेचारी बस 1,000 रुपए की होती है। चलो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग ये कहती है कि एक इन्वेस्टमेंट करो और उससे होने वाली इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। मतलब एक बार का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लिकेशन में आपकी इनकम देता है। नाउ अगेन वो आपके लिए इनकम मल्टीप्लाई नहीं हुई, लेकिन वो जो चेन रिएक्शन देती चली जाती है उससे पता चलता है कि वो एक इनकम कितने लोगों की इनकम बन चुकी है। अब जरा इसको कॉन्टेक्स्ट वाइज समझना चालू करना, वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने इसलिए जब से ये आइडिया पिचिन तुम्हारे दिमाग में करना चालू किया है, इसलिए मैं बोलता भी हूं कि 20 डेज प्लेज तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही तुम्हें नेशनल इनकम पढ़ाते वक्त बता दिया था कि किसी की इनकम किसी का खर्चा होता है, या किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। समबडीज एक्सपेंस इज समबडीज इनकम, समवंस इनकम, जो भी तुम्हें बोलना है। तो यार देखो यार, यहां पे जो पहले कॉन्टेक्स्ट में MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 0.90 है। मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से मैंने 10,000 रुपए कमाए। नाउ यहां पे ये स्टोरी एंड नहीं हो रही है। 10,000 रुपए जो मैंने कमाए उसमें से 9,000 खर्च कर दिए और 1,000 बचा लिए। अब जो मैंने 9,000 खर्चे मैंने कंजम्पशन में खर्च दिए, वो जाके किसी की इनकम बने होंगे, तो वो 9,000 रुपए उसकी इनकम है। अब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो 90% कंजम्पशन का है और 10% सेव करने का है। तो मैंने जहां भी खर्च किया होगा, जिसके पास भी खर्च किया होगा, जिसको जाके भी पैसा दिया होगा, वो जो इनकम कमा के बैठा होगा ये 9,000 रुपए, ये उसमें से 90% खर्च कर देगा। तो अगर 90% खर्च करें तो 9,000 का 90% होता है 8,100 रुपीज। वो 8,100 रुपए खर्च कर देगा और 900 रुपए सेव कर लेगा। अब ये बंदा जो 8,100 रुपए खर्च कर चुका है, ये बंदा कहीं पे तो जाके खर्चा करके आया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दरिया में फेंक के आ गया पानी।
जिसको भी पैसा दे के आया होगा, किसी का खर्चा किसी की इनकम, ये जाके पैसा उस बंदे की इनकम बन गया होगा जिसके पास इसने खर्चा किया। वो बंदा अगेन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 90% जो है वो कंज्यूम में डाल देगा और 10% जो है वो सेव कर लेगा। और ऐसे क्या होगा, वो पैसा इकोनॉमी में नीचे तक फ्लो होता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। और ऐसे ये पूरा इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग रन में चेन बेसिस पे, मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे लोगों की इनकम देता चला जाएगा। हाँ, वो मेरी इनकम जो है सिर्फ मेरे लिए ही नहीं हुई, लेकिन मैं ये बता रहा हूं इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से, इन्वेस्टमेंट हुए इकोनॉमी में और उसने जनरेट की इनकम बहुत सारे लोगों के लिए, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। हाँ भैया, सेविंग होती चल रही है, लेकिन देखो जो कंजम्पशन हो रहा है, किसी का कंजम्पशन किसी की इनकम, फिर जिसकी इनकम हुई उसने खर्चा किया कंजम्पशन में तो वो किसी और की इनकम बना, जिसकी इनकम बना उसने और कंजम्पशन किया तो किसी और की इनकम बन गया। ऐसे वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता चला गया फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम। और अगर कोई तुमसे पूछ ले यार कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो बता दो एक बार, तो भैया ये बोल देना हाँ यार बाबा जी ने बता दिया था हमें, तो आइडिया तो है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना कैसे है। तो भैया देखो, एग्रीगेट सप्लाई की ये 45 डिग्री की आपकी लाइन होती है और ये एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड होता है जो कि जनरली होता है आपका C+I। नाउ मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑटोनॉमस हैं, वो कांस्टेंट हैं और वो इनकम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टॉपिक है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बताना पड़ेगा ना। ये इक्विलिब्रियम लेवल है जहां पे AD इक्वल्स टू AS होता है। मेरे ख्याल से आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे AD और AS इक्वल है, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम है आपकी। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ेंगे तो ये AD1 हो जाएगा। AD1 बता यही रहा है कि C+I तो है, प्लस इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आया है जिसके कारण आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है आपका तो ऑब्वियसली आपकी इनकम में भी चेंज आएगा। ये आपका डेल्टा वाई हो गया, क्योंकि ये जो चेंज है ये डेल्टा आई का है। यानी एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। और अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है तो जहां पे ये नया पॉइंट बना है, न्यू AD इक्वल्स टू AS बना है, वहां से इनकम भी बढ़ गई है, यानी ये डेल्टा वाई है। और ये मल्टीप्लायर ये बता रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो बट ऑब्वियसली इनकम में भी चेंज आएगा। मैं इसको Y1 लिख देता हूं और ये डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाइयों, ये चैप्टर इतनी ही देर का था, क्योंकि जिसने लॉजिक समझ लिया उसके लिए इसके आंसर्स लिखना बहुत आसान है। बस एक बार शेड्यूल को देख लेना, वो तुम्हें बहुत आसानी से बन जाएगा। और अब तुम्हें जो बाबा जी से सीखने को मिलता है वो ये है कि हर चीज का रट्टा लगाना जरूरी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया